नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी 02 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग ये सीबीएसई सुपरिटेंडेंट वाला जो एग्ज़ाम है, उसका स्टेज 1 डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है? और ये लेटेस्ट वाली पीडीएफ है। लेटेस्ट वाली पीडीएफ में जो सिलेबस लिखा है, उसके अनुसार जो है इस बार हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि पिछली बार एक सज्जन व्यक्ति ने पॉइंट आउट किया था कि जो भी मैंने डिस्कस किया था, वो प्रीवियस नोटिफिकेशन के हिसाब से डिस्कस किया था। ऑल्दो प्रॉब्लम नहीं थी उसमें कुछ भी, बट इस बार लेटेस्ट वाली के हिसाब से ही डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ये रहा आपका सिलेबस सुपरिटेंडेंट का स्टेज 1। इसमें 3 चीज़ें रहेंगी। पहला स्टेज 1 रहेगा आपका, फिर आपका ये स्टेज 2 रहेगा और उसके बाद इसमें टाइपिंग रहेगी। आप सारे लोगों से मेरा शुरू में ही एज़ अ दोस्त, एज़ अ भाई जैसे आप समझो, विनम्र अनुरोध है कि टाइपिंग की प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्ज़ाम क्लियर कर लो और टाइपिंग जब देने जाओ तो डर लग रहा हो कि यार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। वो कंडीशन बहुत अच्छी कंडीशन नहीं होती है। वापस आते हैं। देखो, ये स्टेज 1 है। हम लोग स्टेज 1 के बारे में बात करेंगे पहले। आपका जो पहला टॉपिक है करंट अफेयर्स, मैं इसको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं इसका अलग से वीडियो सोच रहा था पहले कि बनाऊँगा प्रॉपरली, या फिर मैं नवंबर का करवा भी दूँगा, ऐसा मैं सोच रहा था। लेकिन वो जब करवाऊँगा तब करवाऊँगा, देखेंगे। फ़िलहाल तुम लोगों को जितना ज़रूरी बातें हैं वो मैं यहीं बता दे रहा हूँ। बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी हैं भी नहीं। करंट अफेयर्स लिखा हुआ है और जनरल अवेयरनेस लिखा हुआ है, 2 चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें। तो करंट अफेयर्स का मतलब क्या हो गया कि जो घटनाएँ हो रही हैं, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हाल की घटना बताओ। चलो मैं अपना करंट अफेयर्स के नोट्स देख लेता हूँ। मतलब नोट्स वैसे नहीं हैं, बट पर्सनली अपने पढ़ने के लिए जो चीज़ें लिखी होती हैं मैंने। चलो ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। तो करंट अफेयर का मतलब क्या हो गया कि पीएम स्वनिधि स्कीम जो है अभी रीस्ट्रक्चर करी गई है, ठीक है? तो वो चीज़ जो है वो करंट अफेयर में आ जाएगी, ठीक है? कि रीस्ट्रक्चर की गई है तो नए लोन लिमिट्स क्या हैं, और जो भी है माइन्यूट सी इंफॉर्मेशन। देखो, तो इंटरेस्ट सब्सिडी कितनी होती है और कब ये योजना लेकर आई गई, ये सब हिस्सा मैं करंट अफेयर में कंसीडर करता हूँ। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो देखो, आप देखोगे इसमें कि अलग से कहीं पे कुछ साइंस नहीं लिखा हुआ है, अलग से कहीं पे पॉलिटी नहीं लिखी हुई है, हिस्ट्री नहीं लिखी हुई है, ये चीज़ें अलग से नहीं लिखी हुई हैं। वो चीज़ें जो हैं आपकी, वो जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत आ जाएंगी, ठीक है? अब देखो, करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। करंट अफेयर्स आप कैसे करोगे? पहला हम लोग डिस्कस करें करंट अफेयर्स कैसे करेंगे, ठीक है? तो पहला, चलो मैं मान लेता हूँ कि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग अपना अपना वीडियो बनाते हैं। कई दफ़ा मैं भी बना देता हूँ, हालांकि मैं रिवीजन पर्पज़ के लिए बनाता हूँ। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं किसी भी एक व्यक्ति का। हाल ही में मैंने जो लिखा, एक रवि करके हैं, उनके चैनल में 5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं, वो अच्छा वीडियो बना लेते हैं, ठीक है? तो एक रवि करके हैं, मान लेते हैं कि उन्होंने एक वीडियो बना दिया। अब जो वीडियो का जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है? एक होता है डेली, एक होता है वीकली, एक होता है मंथली। ये 3 टाइप की वीडियो बनते हैं करंट अफेयर्स में, ठीक है? उसके अलावा सब टाइप्स ढेर सारे हो जाते हैं, उनको करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा आप लोगों से सजेशन है कि डेली वीडियो देखो करंट अफेयर का, ठीक है? डेली देखना चाहिए आपको वीडियो। मन करेगा तो नोट्स बनाओ, मन करेगा तो नहीं नोट्स बनाओ, ठीक है? लेकिन जब वीकली वाला वीडियो देखो, तब नोट्स बना लो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अब आपको समझ में आया है ना। ठीक है। फिर मंथली वाला वीडियो देख लो। इतना अगर आप करोगे किसी भी महीने के लिए, तो आपका करंट अफेयर में जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो एक तरीके से फ्रेश बनी रहेगी। आपको अलग से एक्स्ट्रा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये इसका पहला हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा ये है कि ज़्यादातर हम लोग जो हैं वो ठीक तरीके से पढ़ाई नहीं करते हैं, मतलब डेली रेगुलरली नहीं कर पाते हैं। या तो मंथली देखते हैं या तो वीकली देखते हैं। अगर आप मंथली देखते हैं तब क्या करना है? देखो, मंथली में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, वो जो सज्जन हैं वो चाह कर भी ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड नहीं कर पाते हैं। तुमको मैं ये भी बता देता हूँ कि क्यों नहीं कर पाते। हम लोग जो लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं ना, उनके 2 उद्देश्य होते हैं। पहला,
जो चीज़ वो चाहते हैं डिलीवर करना वो डिलीवर करें। एक हिस्सा होता है आप लोगों के लिए, आप लोगों का वेलफेयर, वो सब चीज़ें जो है वो एक हिस्सा है वीडियो बनाने का। दूसरा हिस्सा है हम लोगों को खुद का सेटिस्फेक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने कोई वीडियो बना के डाला और उसमें लाइक नहीं करते हैं लोग कई दफ़ा, या फिर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, या फिर उसमें व्यूज़ नहीं आते हैं। ये मैं इन जनरल क्रिएटर्स के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? मेरे को उतना ज़्यादा भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो क्या होता है कि लोग उतना मोटिवेटेड नहीं फ़ील करते हैं, पहली चीज़ कि बहुत मतलब देखो, जो लोग हॉलिस्टिकली कवर करते हैं ना उनकी वीडियोस थोड़े बड़े हो जाते हैं। और प्रॉब्लम बड़े वीडियोस में ये होता है कि लोग जो वीडियोस देखते हैं वो इस तरीके से देखते हैं कि मान लीजिए अगर आधा घंटे का वीडियो होगा तो उसका जो रिटेंशन टाइम रहेगा वो 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट ऐसे रहता है। ज़्यादातर लोग एंड तक नहीं देखते हैं। ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, ये क्रिएटर्स को दिखाई पड़ रही होती हैं कि ये वाले वीडियो में लोगों ने नहीं देखा, उसको सिर्फ छोड़ दिया, बीच में देख लिया, इस तरीके से। तो ये एक रीज़न रहता है कि जो कंटेंट वो लोग बनाते हैं मंथली वाला, उसमें वो चाह कर भी बहुत सारी चीज़ें नहीं डाल सकते। वो अपने नॉलेज के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उन्हीं को रख देते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि उनकी नॉलेज जो होती है वो कई दफ़ा आउटडेटेड भी हो सकती है, कि वो उस टाइप क्वेश्चन ही मान लो नहीं पूछे गए, ठीक है, एग्ज़ाम में। तो इसलिए ये जो मंथली वाले वीडियोज़ होते हैं दे फेल शॉर्ट इन कैटरिंग द नीड ऑफ एक्चुअल एस्पिरेंट और एक्चुअल एग्ज़ाम्स। फॉर एग्ज़ाम्पल इन दिनों आपने वो देखा होगा तो ठीक है, नहीं देखा हो तो मैं बता दे रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाने लगे हैं कि ये गेम, फैंटेसी गेम बैन वाला जो अधिनियम आया था वो किस दिन लागू हुआ, ठीक है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, वो किस महीने लागू हुआ? इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आपको टाइप नहीं पता होगा कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा, ठीक है? तो आपको ये समझ में आ गया कि मंथली वीडियो जो है वो सफिशिएंट नहीं है। इसका कंक्लूज़न ये है कि मंथली वीडियो जो है सफिशिएंट नहीं है। आपको थोड़ा-सा और मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को ग्राइंड करना पड़ेगा कि आप वीकली भी देखो और प्रयास करो कि डेली भी देखो। करंट अफेयर्स का ये एक प्रोसेस है कि 3 चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको, अगर आप वाक़ई में चाहते हो कि मेरा मतलब हो ही जाए, ठीक है? दूसरा, सप्लीमेंट करो इसको किसी भी एक मैगज़ीन को लेकर के, ठीक है? सप्लीमेंट करना है इसको किसी एक मैगज़ीन को लेकर के। मैंने अभी क्या किया कि अभी जो बड़े-बड़े पब्लिशर्स हैं उनको मैंने मेल किया है। जैसे कि वाईसीटी हो गया, जैसे कि अरिहंत हो गया, और प्रतियोगिता दर्पण हो गया, और लक्ष्मीकांत जो पब्लिश करते हैं मैग्रा हिल, उन लोगों को मैंने मेल किया है ये बोल कर के कि आप हमारी फैमिली के मेंबर्स को, यूपीएससी 021 मेंबर्स को कुछ ना कुछ अगर एक्सक्लूसिव छूट दें, डिस्काउंट दें, तो हम वी कैन कोलैबोरेट बेसिकली। ये मैंने उनको जो है सजेशन दिया है, ठीक है। अब मैं सप्लीमेंट क्यों करवा रहा हूँ, ये सप्लीमेंट वाला आइडिया देखो। करंट अफेयर का पहला हिस्सा वो हो गया कि डेली वीकली मंथली। अब सप्लीमेंट वाला देखो कि वो बात कैसे जुड़ी हुई है। सप्लीमेंट में क्या होता है, कोई एक मैगजीन करनी होती है आपको, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। अभी एक भारती मैडम ने कमेंट किया है, कोई एक है भारती मैडम, उन्होंने कमेंट किया कि वो दिशा की मैगजीन पढ़ती हैं। दिशा की क्वार्टरली करके कोई आती होगी, या फिर जैसी भी है, मैंने नहीं कभी पढ़ी। उन्होंने वो दिशा की पढ़ती हैं और बोलती हैं कि अच्छी है, चलो ठीक है, उनको लगता है वो दिशा वाली मैगजीन अच्छी है। फिर किसी ने कमेंट किया कि स्पीडी मैगजीन हम पढ़ते हैं, स्पीडी। तो उसमें मेरा आप लोगों सबके लिए है ये बात कि ये जो मैगजीन होती है वन लाइनर वाली, उनमें कंटेंट बहुत डेंस होता है, आप उस कंटेंट को पचा नहीं पाओगे, डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर आप मेंस ओरिएंटेड जो भी एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर करना चाहते हो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, तो ऐसी मैगज़ीन पढ़ो जिसमें कंटेंट जो है वो डेंस होने की जगह डिस्क्रिप्टिव हो थोड़ा-सा। उससे क्या होता है, आप कम पढ़ पाओगे, लेकिन जो पढ़ोगे वो आपकी रिटेन करने की रिटेंशन उसका अच्छा होगा, ठीक है। तो इसमें मेरा क्लैरिफिकेशन आपको समझ में आ गया कि आपको ऐसी मैगज़ीन पढ़नी है जो इसमें डिस्क्रिप्टिव कंटेंट लिखा हो, ठीक है। चलो ठीक है। अब देखो सप्लीमेंट में देखो ऑप्शंस आपके पास क्या-क्या हैं। आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हो, दूसरा क्रॉनिकल पढ़ सकते हो, दृष्टि पढ़ सकते हो, कोई भी मैगज़ीन पढ़ सकते हो, ठीक है। अ, अब इसमें मैं अपना बता देता हूँ, क्योंकि मैंने क्या किया था, लास्ट टाइम मैं पेपर दे कर के आ गया था और मैंने ये देखा कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे करीब 3 या 4 के आसपास, जो क्वेश्चन प्रतियोगिता दर्पण में वो चीज़ें लिखी हुई थी, डायरेक्टली नहीं लिखी हुई थी, बट जिस हिसाब से मैं पढ़ाई करता हूँ उस हिसाब से मेरे लिए काम की थी वो।
तो वो चीज़ें उसमें लिखी हुई थी। तो मुझे ऐसा लगा कि यार प्रतियोगिता दर्पण अगर मैं पढ़ के जाता तो मेरे मार्क्स थोड़े और बढ़ जाते। तो मेरा पर्सनल जो है, जो मैं खुद के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ इस साल, मैंने जो पढ़ा है वो प्रतियोगिता दर्पण, उसके बाद से मैंने पढ़ना शुरू किया और मैंने कई सारी मैगज़ीन उनकी पढ़ डाली है। इवन नवंबर की अभी मैंने रिसेंटली ख़त्म करी है, ठीक है। तो मैंने अपना बता दिया, मैंने आपको ये 3 वाला प्रोसेस बता दिया कि डेली, वीकली, मंथली करो। सप्लीमेंट करने के लिए मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए, प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल्स, सक्सेस मिरर, सामान्य ज्ञान दर्पण, इनमें से कोई भी एक कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तरीका बस आपको करना है कि सही तरीके से करना है, ठीक है। जो कंटेंट लिखा हुआ है उसको पढ़ना है। उसके अलावा कुछ और जो है एडिशनल, अगर उसमें ज़रूरी जानकारी की रिक्वायरमेंट है, आपको पढ़ करके महसूस होगा कि बेसिक चीज़ें जो हैं, क्या वो कंटेंट आंसर कर रहा है क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि अभी आपने किसी यूट्यूब चैनल से वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट के बारे में पढ़ा जिसमें इंडिया ने जीत दर्ज करी है। तो वहाँ पर कहीं पर उन्होंने बताया होगा कि ब्लाइंड क्रिकेट में इंडिया ने जीत दर्ज की, इसको हराया, ठीक है। चूँकि ये लोग जो वीडियो बनाते हैं तो बहुत सारी जानकारी नहीं बता सकते, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया, क्यों क्यों नहीं बता सकते बहुत सारी जानकारी, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है, लोग देखते नहीं हैं, तो पर्पस उतना फुलफिल नहीं होता और क्रिएटर्स के लिए उतना मोटिवेटिंग नहीं होता है। तो एज एन एस्पिरेंट आपकी जिम्मेदारी ये है कि जो जिस करंट अफेयर में दम दिखाई पड़े आपको, ये कैसे पहचानोगे कि किस में दम है, किस में नहीं है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, चाहे वो किसी दूसरे भी एग्ज़ाम के हों, सीबीएसई के पेपर देख लो, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, उसमें लिंक, गूगल ड्राइव का लिंक है और उसमें कुछ सारे पेपर भी पड़े हुए हैं। मैं और भी पेपर उसमें ऐड करने वाला था, लेकिन अब मेरा बिल्कुल पता नहीं सही मूड नहीं हो रहा है उसमें और चीज़ें ऐड करने का, पता नहीं क्यों। चलो खैर कोई बात, लेकिन जितने पढ़े हैं उतने भी कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप देखोगे तो आपको करंट अफेयर का डेप्थ पता चल जाएगा, क्या चीज़ पूछी जाती है, किस चीज़ में दम है, ठीक है। तो जब आप पढ़ाई करोगे, जैसे मान लेते हैं वो ब्लाइंड क्रिकेट वाला आप पढ़ रहे थे, तो उसमें कौन सी टीम जीती है आपको ये जानने की ज़रूरत है, किसको हराया है ये जानने की ज़रूरत है। अब ये तो वो बता ही देगा करंट अफेयर वाला। आपको और चीज़ें क्या जाननी है, कि कुल कितनी टीमों ने खेला, इसको इसमें आपको ये जानने की ज़रूरत है। मैच कहाँ खेला गया ये जानने की ज़रूरत है। इसका टैग लाइन क्या है, इसका कोई ऑफिशियल कैंपेन है क्या, उसका क्या है। बेसिकली लिटिल मोर देन मैं जब कभी भी क्वेश्चन बनाता था तो मैं अपने एक्सप्लेनेशंस में एक इनिशिएटिव ऐड करता था, उसका नाम था बिट मोर। तो आंसर के अलावा बिट मोर आपको ऐड करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें और ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका करंट अफेयर का हो जाएगा इससे, ठीक है। तो आई थिंक इट इज़ हेल्पफुल। मैंने करंट अफेयर का हिस्सा जो है एड्रेस कर दिया फ़िलहाल के लिए, ठीक है। और अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। देखो जनरल अवेयरनेस की हमारा थिंकिंग इस तरीके का होना चाहिए कि 20 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन में ये जनरल कितना पूछ सकता है और करंट अफेयर कितना पूछ सकते हैं, मुझे लगता है करीब करीब 7-8 या फिर 10 के आसपास, 60-40 के आसपास मैक्सिमम रहेगा, मतलब 60-40 मैक्स डिफरेंस रहेगा। और अदरवाइज 55-45 इस तरीके का हो सकता है ना, कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए। अब देखो जनरल अवेयरनेस में पॉलिटी पढ़ के जाना, सही से पॉलिटी से क्वेश्चन आएंगे। हिस्ट्री पढ़ के जाना, हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। देन आप वो वाले टॉपिक पढ़ लेना प्लानिंग कमीशंस के बारे में, और जो हमारे इलेक्शंस होते हैं और जो हमारे 5 ईयर प्लान्स हैं, मतलब वो सारी चीज़ें पढ़ लेना अपने हिसाब से जो आपको सही लगे जनरल अवेयरनेस में, ठीक है। क्योंकि जनरल अवेयरनेस एक वास्ट टॉपिक है, सारा नहीं बताया जा सकता है अभी। आप अलग से किसी की दूसरे की भी वीडियो देख सकते हैं उसके लिए। तो हम लोगों ने बेसिकली एक तरीके से देखा जाए तो करंट अफेयर वाला पहला वाला पार्ट जो है आपका क्लियर कर लिया। पार्ट 1 में क्या करना है, करंट अफेयर मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, डेली, वीकली, मंथली, सप्लीमेंट विद 1 मैगजीन, इतना कर लिया। अगर आपके अंदर जान बची रह जाती है, अगर आपके अंदर वाकई में दम है, जो कि नहीं रहेगा क्योंकि मैं खुद करता हूँ तो मुझे पता है कि कितनी मेहनत लगती है, तो पीआईबी कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। और पीआईबी करने के 2 तरीके होते हैं। और एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ जो कि शायद आपको अच्छी ना लगे। जब आप पढ़ाई कर रहे हो एग्ज़ाम वगैरह के लिए, ठीक है, मुझे मालूम है आप लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, लेकिन थोड़े पैसे खर्च करने में डरा मत करो। दूसरी चीज़ें मत किया करो, लेकिन पैसे यहाँ पर खर्च किया करो। ऐसा क्यों बोलता हूँ? क्योंकि जैसे पीआईबी वगैरह है, आप खुद से नहीं कर पाओगे, मतलब सच में नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैं करता हूँ तो मुझे पता है ना, उसमें 100 स्क्रिप्ट आ जाता है, 100 स्क्रिप्ट आ जाता है, ठीक है। तो मैं आपको
तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि पीआईबी अगर करने की इच्छा हो आपको और आपके पास समय ना हो तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप किसी का परचेज कर लेना, ठीक है। सस्ता मद्दा जैसा भी आपको दिखाई पड़े परचेज कर सकते हो उसको। और पीआईबी जो होती है वो डेफिनेटली हेल्पफुल होती है, ठीक है। पर चूंकि पीआईबी का जो कंटेंट होता है वो सारा कहीं ना कहीं आ ही जाता है करंट अफेयर में, इसलिए मैं उसको 3rd नंबर पे रखा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा करंट अफेयर की बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग। बेसिकली सेकंड पार्ट जो है इसका सुपरिटेंडेंट स्टेज 1 का वो है रीजनिंग का, ठीक है। तो मैं आपको दिखा ही देता हूँ कि रीजनिंग के सवाल कैसे पूछे हुए इन्होंने, और आप पाएंगे कि रीजनिंग जो है वो कठिन नहीं है। रीजनिंग मतलब डूएबल है। उसमें मेरी तरफ से जो वैल्यू एडिशन जो मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे देखो पहला वाला आप कर लोगे, ठीक है, पहला वाला कर लोगे, दूसरा वाला कर लोगे, तीसरा वाला भी कर लोगे किसी तरीके से, चौथा वाला भी कर लोगे, पांचवा वाला भी कर लोगे, वेन डायग्राम है, छठा कर लोगे। इसमें काउंट करना है, इसमें गलती हो सकती है लेकिन ओवरऑल डिफिकल्ट नहीं होते हैं ये सवाल, प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। ये वाला कर लोगे, 39 नंबर कर लोगे, 40 कर लोगे, 41 कर लोगे, देन 42 कर लोगे। ये जो 43 वाला क्वेश्चन होता है ये आसान दिखता है लेकिन जब आप वहाँ पे करते हो तो कई दफ़ा आपका टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना अलग से कम 20-30 कर लेना इसके अलग से, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा। आप जान ही रहे होंगे ये मतलब कठिन नहीं है लेकिन वहाँ पे आपका समय अगर नष्ट करेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस कर लेना। 45 कर लोगे, 46 कर लोगे, 47। अब देखो ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं मैं आपको एक बात हमेशा ध्यान दिलाना चाहूँगा, आप इस बात को याद रखिएगा कि इस बार वैकेंसी ज़्यादा नहीं है। तो जब वैकेंसी ज़्यादा नहीं होती है ना तो कट ऑफ ऊपर जाता है। तो जब कट ऑफ ऊपर जाता है और आपको अच्छे मार्क्स लाने होते हैं तो 2 तरीके होते हैं। पहला, मान लेते हैं 100 क्वेश्चन है तो अगर आप पूरी मेहनत लगा के कर रहे हो और सिर्फ 60 क्वेश्चन कर पाए हो तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा 60 क्वेश्चन में। तो अगर एक लेवल के नीचे करोगे तो सिलेक्शन हो नहीं पाएगा। तो जब लेवल के नीचे तुम कर पा रहे होगे ना उसके बाद तुम तुक्का मार के आ जाना, ठीक, ताकि कम से कम अटेम्प्ट तो बढ़े। मान लेते हैं आपने मेहनत करी और चीज़ें आपको थोड़ी बारी आती हैं और आपका जो अटेम्प्ट है वो करीब 80 के आसपास पहुंच गया। तो जब 80 के पास आपका अटेम्प्ट पहुंच रहा है 80 के पास, उस समय गलतियां करने से बचो क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। कट ऑफ को 2 तरीके से लड़ सकते हो कि तुम्हारा अटेम्प्ट जो 80 के अगर आसपास है तो गलतियां कम करो। जैसे ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं कोर्स ऑफ एक्शन वाले, ये लगते आसान है लेकिन अगर आप इनको अटेम्प्ट करोगे और ध्यान से नहीं करोगे तो गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि इस पेपर में 100 क्वेश्चन है तो 100 के 100 करके आने, इस बात को ध्यान रखो। अगर आपका अटेम्प्ट 95 के आसपास है, मान लेते हैं कि आप कर ही ले रहे हो कि 90-92 कर ले रहे हो, जब इतना कर लेते हो उसके बाद आप 2-4-5 तुक्का मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। लेकिन अगर अटेम्प्ट आपका थोड़ा सा कम रहता है, मान लेते हैं 75 अटेम्प्ट हो पाता है, तो तुक्काबाजी नहीं करनी है। प्रयास करना वही क्वेश्चन करके आओ जिसमें आप श्योर हो, ताकि आपका जो है 1 नंबर ना कटे, क्योंकि 1 नंबर काटते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। बेसिकली ओवरऑल कहना ये चाहूँगा कि ये जो रीजनिंग वाला सेक्शन है वो आप कर लोगे, यही कहना चाहूँगा, क्योंकि मतलब डूएबल है। एज सच जो है बहुत ही हार्ड टाइप का नहीं लग रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है रीजनिंग के बाद देखते हैं गणित। देखो वापस आते हैं सिलेबस पे। हम लोगों ने कौन कौन सा पार्ट देख लिया है? हम लोगों ने पार्ट देख लिया है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लिया हम लोगों ने। नहीं, पार्ट 3 नहीं देखा, हम लोग पार्ट 3 देखेंगे। तो देखो चलो पार्ट 3 का हम लोग जो है देख लेते हैं पुराना पेपर। अब देखो इसमें रूट्स निकलवा रहा है, अब इसको मैं तो सही तरीके से नहीं कर पाया, पता नहीं मैं क्या कर रहा था, लेकिन अगर आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करके जाओगे तो आप कर लोगे इस क्वेश्चन को। बस बेसिकली ये है, मेरी बात का एसेंस समझने की कोशिश करना, क्योंकि मुझे चीज़ें इतनी नहीं आती हैं कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, नहीं आते हैं। पर चूंकि गाइड और मेंटर का रोल होता है ये कि आपको ऐसी चीज़ें समझाएं जो कॉमन पिटफॉल्स होते हैं, कॉमन मिस्टेक करते हो वो ना करो। तो अगर आपको उस पर भरोसा है तो आप उसकी बात माने और वो गलतियां ना करें। जैसे कि जब मैथ करोगे ना तो मैथ में 2 प्रकार की प्रॉब्लम्स आएंगी। पहली, अगर आपको आती है बढ़िया से तो बढ़िया नंबर मिलेगा, मतलब तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी, ये अच्छी बात है। लेकिन दूसरा बात ये होता है कि इसमें तुम फंस जाओगे ना तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात का।
तो मैथ के क्वेश्चन में ये मत सोचना कि हम जो है सारे ही करके आ जाएंगे। हालांकि मैं चाहूँगा कि आप करके आओ, क्योंकि मैथ में सीधे मार्क्स मिलते हैं, नुकसान का जो है कोई चांस नहीं होता है। तो इसके लिए आपको बस सबसे इम्पॉर्टेंट है कि टाइम मैनेजमेंट इस तरीके का फिक्स करना है कि इसको कैसे करें कि हम मैथ छूट ना पाए। मान लेते हैं कि आप मेरी तरह सामान्य व्यक्ति हो जिसको मैथ्स उतनी ज़्यादा नहीं आती है कि सारे के सारे करके आ जाओ, ठीक है। अब देखो इसमें मैथ्स के क्वेश्चन कितने हैं। मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं वो 20 क्वेश्चन हैं, ठीक है। अगर 20 क्वेश्चंस हैं तो एक सामान्य लड़के, एक सामान्य बिटिया लड़की की नज़र से आप देखेंगे तो 20 में से आप प्रयास करिए कि 13 से 14 करके आ जाइए कम से कम। मैं मतलब बहुत ही कम ही बता रहा हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप 13 से 14 करके आ जाओ। अगर 15 कर दोगे तो बहुत खुशी की बात, बहुत बढ़िया। इतना करके आओगे तुम्हारे चांसेस बने रहेंगे, ठीक है। और मैथ में उलझना नहीं है। मान लेते हैं मुझे ये सवाल नहीं आ रहा पहला वाला, ठीक है। तो अगर पहला वाला सवाल नहीं आ रहा तो आप उस सवाल को मत करिए, उलझिए नहीं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन की वैल्यू 3 ही नंबर है। चाहे पहला करो और चाहे ये वर्क वर्क वाला कर लो, तो जो आसान लगे पहले उसको कर लो। अब देखो इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है। ये जो पेपर हैं सीबीएसई के, मैंने जो लिंक डाल दिया है ड्राइव का, उसमें से सारे में क्वेश्चंस आए हुए होंगे कुछ ना कुछ। तो सारे पेपर तुम लोग जा करके जो कठिन सेक्शन लगे उसका सेक्शन का पहले कर लेना। जैसे कि आप लोग जो मैथ्स देख रहे हैं, जो आप मेरी तरह हैं जिनकी मैथ्स बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो मैथ्स वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना जा करके। पहले एक बार जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन है उनको देख लेना। उसके बाद क्या करना, जैसे कि धारा वाला क्वेश्चन है, नाव और धारा, ये क्वेश्चन हमेशा ही आता है। ये क्वेश्चन आता है, मार्कअप वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, परसेंटेज से। इस टाइप के जो कैटेगरी के क्वेश्चन है ना, जो हमेशा ही आते हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस ही कर डालो। आप कम से कम 20-20 क्वेश्चन लगा डालो इस टॉपिक के। मतलब इस टॉपिक का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपसे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा होता है जो आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो कर लोगे, है ना। जैसे ऊपर वाला ये है कि अगर आपको मान लो चीज़ें नहीं आ रही तो शायद आंसर निकालने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, क्योंकि सभी मूलों के वर्गों का योग, मूल निकालो, वर्ग निकालो, योग निकालो, मतलब उस तरीके का मुझे फीलिंग आ रहा कि करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बट इस वाले में ये है कि अगर आपको प्रैक्टिस है तो आपके दिमाग में तुरंत v प्लस यू, वी माइनस यू, 1/, जो भी है इक्वेशन बनने लग जाएंगी और जल्दी से आप कर लोगे इसको। इसकी प्रैक्टिस करके जाना, ये टाइप जो है जरूर पूछा जाता है। उसके बाद ये वर्क एनर्जी वाला आ गया। अब देखो उसमें ये है, ये क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स का, एक क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से आ जाएगा। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि स्टैटिस्टिक्स का जो है थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेना कि मीन मीडियन मोड कैसे निकाला जाता है, कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी का, डिसकंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी का, इस तरीके से थोड़ा इसको देख लेना। जब आपको पता ही है कि क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन को जो है इस चीज़ समझने की कोशिश करना और इसको देख लेना, ठीक है। अब ठीक है, तो अब देखो इन्होंने इसके ऊपर भी ट्रिग्नोमेट्री में, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री नहीं कहूँगा, क्या है ये, रेखा गणित का, रेखा गणित कहेंगे ना, रेखा गणित के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, एंगल वगैरह निकालना है, कॉर्ड वॉर्ड। अब ये करोगे कैसे, इसका मैं दूसरा तरीका बताता हूँ तुम्हें। ये उन लोगों के लिए जिनकी स्ट्रांग नहीं है, उनके लिए बातें बता रहा हूँ मैं। जिनकी स्ट्रांग नहीं है उनके लिए मेरे पास ये सजेशन है। सजेशन ये है कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये, या फिर ये, तो आदित्य रंजन या गगन या अभिनव, जो भी आपके पसंदीदा हों या जिनसे आप पढ़ते हो, उनके फार्मूला वाली बुक ढूंढ लेना कहीं से, या तो परचेज कर लेना या तो ढूंढ लेना। जो फार्मूला वाली बुक होती है ना, उसमें ये जो है इनका थ्योरी लिखा होता है और फार्मूला लिखा रहता है। तो इसमें क्या रहेगा कि आपको पूरा चैप्टर जाकर नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस उसी जो फार्मूला शीट रहती है उन लोगों की, मैंने एक बार मतलब रीड किया था थोड़ा सा, तो मैंने देखा कि हाँ यार ये तो इसमें मेंशन रहता है, इसी को पढ़ लो तो थोड़ा बारा तो काम बन जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, ये खासकर रेखा गणित वाला, रेखा गणित, स्टेटिस्टिक्स वाला, तो ये सब उस तरीके से कर लेना। स्टेटिस्टिक्स अगर करना भी है तो कहीं और से भी कर सकते हो, लेकिन ये रेखा गणित वाला वहाँ से हो जाएगा आपका, 100% हो जाएगा अगर आप ये करोगे तो, ठीक। अब देखो ये वाला भी वहीं से हो जाएगा, 68 नंबर। तो ये बेसिकली क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ मैं, आप ध्यान रखिएगा, मैं टाइप्स बता रहा हूँ कि आप करोगे कहाँ से। दो तरीके हैं, एक तो बुक से, वीडियो से, लेक्चर से करो, दूसरा उनके जो फार्मूला वाली जो बुक आती है ना, वहाँ से आपका काम बन जाएगा। और देखो ये इंटरेस्ट वगैरह जो कैलकुलेट करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ से क्वेश्चन आता है तो इसको भी कर लेना। पॉइंट ये है कि गणित वाला जो पोर्शन है, मैथ्स वाला, जिस बच्चे का इसमें अच्छा नंबर आएगा कि 20 में से
18, 17, 19 कर लेगा, उसका सिलेक्शन का चांस 100% हो जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि यहाँ से जो है मेरिट बनती है, ठीक है। ज़्यादातर लोग नहीं कर पाएंगे, वो पीछे रह जाएंगे। तो जो पीछे रह जा रहे हो वो भाई उस चीज़ की प्रैक्टिस ही कर लो ना। मैं तो तरीके बता रहा हूँ, बाकी आपको जैसा सही लगे वो कर लेना। देखो ये सर्कल का क्वेश्चन है तो सर्कल वाला वहाँ से मिल जाएगा। कॉर्ड, सर्कल, दो सर्कल बने होते हैं, बीच में जो एक्सटर्नल टेंजेंट बनी होती है, ठीक है। अ, उस तरीके के तो डिस्टेंस निकालनी, जो भी चीज़ें हैं बेसिकली वहाँ से ये वाला पोर्शन करोगे कहाँ से, मैं बता दे रहा हूँ ना। ये वाला पोर्शन करना फार्मूला शीट से करना है। ये फार्मूला की जो बुक होती है, फार्मूला बुक वहाँ से इस पोर्शन को कर लेना, ठीक है। चलो बढ़िया। अब देखो इन्होंने क्या करवाया, ये दिस देन उसके बाद डीआई पूछी हुई है, डीआई आप कर लोगे किसी तरीके से। और उसके बाद बेसिकली आप अगर आप ध्यान से देखोगे इसको तो इसमें क्या समझ में आएगा आपको कि जूनियर असिस्टेंट का लेवल जो था मैथ्स का वो आसान था। ये वाला जो इसका मैथ्स का लेवल है वो प्री नहीं है, सीजीएल प्री लेवल नहीं है, उससे थोड़ा सा ऊपर, और सीजीएल एडवांस लेवल भी नहीं है, मतलब मेंस लेवल भी नहीं है, मेंस से थोड़ा नीचे है। प्री से ऊपर है, मेंस से थोड़ा नीचे है। तो चीज़ें आपको थोड़ा पढ़नी पड़ेंगी मैथ में। तो अगर आप सुपरिटेंडेंट पास करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से मैथ्स जो है आपको जो है करने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि ये आपका ये जो है बेसिकली डिसाइड करवा देगा कि आप सुपरिटेंडेंट का मेंस दोगे कि नहीं दोगे, ठीक है। वन फैक्टर, गुणनखंड, एचसीएफ, बेसिकली इसका मैं ये कहना चाहता हूँ कि सीजीएल जो मेंस है ना, उस बेसिकली देखो मेंस अचानक से नहीं प्रिपेयर कर लोगे जा करके कि मेंस की कोई अलग से किताब आती है। हालांकि मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं आपके पास, वो भी कर सकते हो। लेकिन मैं कहना ये चाहूँगा कि कोई एक बुक ले लेना मैथ की, और मैथ को थोड़ा रेगुलरली करो। क्योंकि यार मैथ से ना आपकी जो संभावनाएं बनेंगी कि आप मेंस लिखोगे कि नहीं लिखोगे, ठीक है। बिना मैथ्स के भी आप मेंस लिख सकते हो भगवान की दया से, अगर बाकी में अच्छे नंबर आ जाएं। लेकिन मैथ्स को छोड़ो मत, मैथ्स डेली करो। बेसिकली मैथ्स इज़ बेसिकली मेरे हिसाब से डिटरमाइनिंग फैक्टर कि आप मेंस सुपरिटेंडेंट का लिखोगे कि नहीं लिखोगे। तो मेरे हिसाब से मैंने पार्ट 3 एड्रेस कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग हिंदी की। देखो जनरल हिंदी कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल। अब देखो हिंदी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से करना है। हिंदी में आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो मुझे आता है और मैं इसको क्या करूँगा पढ़ करके, ठीक है। और 10 मार्क्स का है तो आप बिना पढ़े भी 10 में से मुझे लगता है 7 बात कर लोगे किसी तरीके से, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जैसे मैथ्स कर कर के आप थक जाओगे बीच में, तो एक दिन हफ्ते में, एक दिन या 2 दिन जैसा आपको उचित लगे, आप हिंदी की जो है कोई एक किताब परचेज़ कर लेना। चाहे अरिहंत हो, चाहे वो आदित्य की पब्लिकेशन हो, चाहे वो राजपाल या रामपाल, क्या क्या नाम है उनका, राजपाल यादव किताब के राइटर का नाम है, वो बहुत ही फेमस किताब लिखी है उन्होंने। वो ले लो, किताब कोई भी ले लो, ओके। लेकिन देखो 2 तरीके मैं बता दे रहा हूँ। पहला किताब से पढ़ सकते हो, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। अब अगर आप हिंदी को बाद में करने की कोशिश करते हो, मान लेते हैं कि आप सोचते हो कि यार हिंदी में बाद में कर लूँगा, मैं पार्ट 4 एड्रेस कर रहा हूँ अभी। हिंदी में 2 हिस्से रहेंगे। पहला हिस्सा कि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करोगे तो आप बुक से पढ़ोगे। बुक कोई भी ले सकते हो, फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन से ब्रांड की पढ़ रहे हो, ठीक है। कंटेंट स्टडी करना है आपको। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो तो बुक से पढ़ लोगे, ठीक है, ताकि चीज़ें धीरे धीरे आप बिल्डअप करोगे। मान लेते हैं आप शुरू में नहीं पढ़ रहे हो, आपका मन करेगा यार अपन के पास दूसरे इंपॉर्टेंट काम है तो हिंदी में बाद में पढ़ूंगा, जब एग्ज़ाम का 1 महीना बचेगा, जैसा भी आप प्लान करो। तो क्या करना है, हिंदी के PYQ कंपाइलेशन आते हैं YCT के, यूथ कंपटीशन टाइम्स के। मैं एज सच ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ यूथ कंपटीशन टाइम्स पढ़ो या कोई भी पढ़ो। मैं यूथ कंपटीशन टाइम का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने उनका जो है बुक एक बार रीड किया है, और मैंने ये पाया है कि उन्होंने लेटेस्ट जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वेरियस एग्ज़ाम्स में, उनका कंपाइलेशन जो है बनाया हुआ है उन्होंने। तो वो भाई मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगा, मुझे लगा कि हाँ ये चीज़ सही है, ठीक है। हिंदी में क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे कि एक पैसेज आएगा, उसी पैसेज से आपसे कुछ सवाल पूछेगा, फिर उस पैसेज से आपसे पूछ सकता है कि इस पैसेज का आशय क्या है, किसी शब्द का विलोम शब्द, किसी शब्द का पर्यायवाची शब्द, वो पूछ सकते हैं। उसके बाद त्रुटि पूछ सकते हैं, किसी वाक्य में त्रुटि क्या है। फिर पूछ सकते हैं कि त्रुटि के अलावा
कौन सा वाक्य जो है रचना की दृष्टि से या फिर किसी तरीके से शुद्ध है या अशुद्ध है, वो तमाम सारी चीज़ें जो रहती हैं। बेसिकली पॉइंट ये है कि आप हिंदी या तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पढ़ लेना या तो बुक से पढ़ना। बुक तब इस्तेमाल करना जब अभी आपके पास टाइम है 2.5 महीने का, कम से कम मेरे हिसाब से 2.5 से 3 महीने के हिसाब का। पहले भी हो सकता है, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये मेरा मेरा पर्सनल मानना है कि 2.5 महीने का आपके पास मिनिमम टाइम है। तो अगर आप अभी से पढ़ना चाहते हो कि चलो भाई 1 घंटा पढ़ लिया, आधा घंटा पढ़ लिया, तो बुक से पढ़ना है। अगर आप बाद में पढ़ोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ना, और पैसे खर्च करने में बिल्कुल परेशान मत होना। मुझे मालूम है कि पैसे नहीं होते हैं जब हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी प्रयास करो कि जो तुम्हारे सब्जेक्ट हैं उनकी किताबें ला करके रख लो। पढ़ो चाहे ना पढ़ो, किताबें घर में होती हैं तो मन करता है चलो भाई पढ़ लेते हैं, कभी भी आप पढ़ सकते हो उसको, ठीक है। किताबें लाने में कंजूसी नहीं करनी। तो इस तरीके से हम जो है हिंदी कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल। अब इंग्लिश में क्या होता है कि आपको लगेगा कि आप सारे सवाल कर लोगे, लेकिन मैं गारंटी से बता रहा हूँ आपको कि इंग्लिश में कम से कम 3 क्वेश्चन गलत करके आओगे, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। कौन वाले? क्योंकि इंग्लिश में वो आपको कोई एक शब्द दे देगा, बोलेगा कि इसका जो है सिनोनिम ढूंढो, फाइंड द बेस्ट सूटेबल वर्ड, ऐसे करके कुछ भी इस तरीके के आपसे सवाल पूछ सकता है वो। बाकी हम लोग यहाँ पे देख ले रहे हैं कि इंग्लिश से में क्या पूछा है। वैसे इसमें तो इंग्लिश दिख नहीं रही थी मुझे डायरेक्ट, फिर ये हिंदी आ गई। अब देखो हिंदी में क्या है, भाव पूछा है, वर्णमाला, यानी पहला चैप्टर। हिंदी वाली जब किताब लाओगे उसका पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता है वहाँ से। शब्द समूह। और एक बात है, तुम जब पुरानी कोई पीडीएफ देखोगे, सॉरी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ अभी, पुरानी जो नोटिफिकेशन देखोगे तो वहाँ पर क्या किया इन्होंने, हिंदी का सिलेबस दिया हुआ है, देखो यहाँ पर। तो अगर तुम सावधानी बरतोगे तो ये वाले जो टॉपिक है ना, कौन वाले, बोली वाला, इसको पढ़ के जाओगे ताकि एक नंबर आपका कटे नहीं। इसको पढ़ने के 2 तरीके, एक किताब में ये चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है, बोलियों वाला किताब में दिया हुआ है। दूसरा जो पीवाईक्यू मैंने आपको बताया हुआ है कि पीवाईक्यू का कंपाइलेशन खरीद लेना, उसमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चन जो है उन्होंने कंपाइल करके रखे हैं, वहाँ से भी पढ़ सकते हो जहाँ से आपको उचित लगे। ये हिंदी का काम हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, तद्भव तत्सम ये सब, इसीलिए मैंने आपको ये दिखा दिया है कि ये इस तरीके का जो है सिलेबस है ये, ठीक है। अब हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, जनरल इंग्लिश। देखो जनरल इंग्लिश में सिलेबस आप देख लो, ये पिछले साल का है, ठीक है। इस साल इन्होंने पूरा इलेबोरेटेड सिलेबस नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये चीज़ें पूछी जाएंगी चाहे सिलेबस दिया हो चाहे ना दिया हो, ठीक है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पंक्चुएशंस, फिल इन द ब्लैंक में कोई मुहावरे का अर्थ, ये सब कॉमन चीज़ें जो सीजीएल में पूछते हैं, बिल्कुल वैसे ही पूछा जाएगा आपसे इंग्लिश में, ठीक है। तो इसमें कोई मेरे पास बहुत बताने की चीज़ें नहीं है, मैं आपको बस सोर्स बता रहा हूँ कि कहाँ से कर सकते हो। पहला तरीका आपके पास, अगर आप अभी पढ़ना शुरू करते हो कि मतलब आप मेहनती हो और आप 8 साढ़े 8 घंटा दिन में क्लॉक कर रहे हो, तो अगर आप इतना कर पा रहे हो तो थोड़ा थोड़ा जो है, रात में सो रहे हो तो थोड़ा सा पढ़ लिया, सुबह उठे तो आधा घंटा पढ़ लिया। तो अगर आप अभी से पढ़ रहे हो तो किताब से पढ़ सकते हो, ठीक है। दूसरा, अगर आपको किताब नहीं पढ़नी है तो इसकी भी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कंपाइलेशन ये लोग बना के निकाले हुए हैं, या कहीं से डाउनलोड भी कर लेना आप। बड़े बड़े चैनल्स वाले जो है क्या करते हैं, वो कंपाइलेशन पब्लिश करते हैं। बुक लेना मैंडेटरी नहीं है। मेरे इस चैनल का एसेंस समझो, मैं कोई एक चीज़ सोर्स के रूप में नहीं बताता हूँ, मैं आपको चीज़ें सिखाता हूँ कि क्या है। अब जैसे इंग्लिश करनी है तो इंग्लिश कहाँ से कर सकते हो, बुक से कर सकते हो, हैं। जैसे मेरे बक्से में एक रखी हुई है, मज़े के दिन से, देखो किसी दिन निकालता हूँ मैं, तो बुक से कर सकते हो। अब दूसरा दूसरा कहाँ से कर सकते हो कि जो बड़े बड़े कोचिंग वाले हैं ना, वो लोग 40-40 जो क्वेश्चन पेपर आते हैं उनके सबका कंपाइलेशन इंग्लिश का निकाल देते हैं। CHSL, CGL, CPO, तमाम सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में इंग्लिश आती है, वो उसका कंपाइलेशन जो भी रहता है वो पढ़ सकते हो आप लोग, ठीक है। तीसरा, किसी अच्छे टीचर को जिसको तुम मानते हो, उससे भी थोड़ा बारा यूट्यूब पे आप पढ़ाई कर सकते हो। तो ओवरऑल इस तरीके से आप जनरल इंग्लिश की पढ़ाई करोगे, ठीक है। तो ये उचित तरीका रहेगा। अब हम लोग देखते हैं कि अगला क्या बचा हमारे पास। हम लोग वापस अपने ओरिजिनल सिलेबस में जाते हैं। अब देखो यहाँ पर है हमारा 5वां जो टॉपिक है ना, वो क्या है, हमारा 5वां टॉपिक है कंप्यूटर। कंप्यूटर। अब देखो क्या है ना, एसेंस समझने की कोशिश करो। ये जो चीज़ें हैं, ये जो सिलेबस है, अचानक से सारा नहीं कर पाओगे, थोड़ा थोड़ा करते जाओ। एक मैंने आपको सिखाया हुआ है, बताया हुआ है, अगर आप मेरी बात मानोगे तो आपको बहुत बड़ी मदद मिलेगी।
कि 4-4 दिन 3-3 दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ो और हैवीली पढ़ो। मतलब कि अगर तुमने 3 दिन लगातार 7.5 साढ़े 8 घंटा पढ़ लिए तो 20-25 घंटे जब तुम एक सब्जेक्ट को पढ़ लोगे ना, तो वो सब्जेक्ट मुझे लगता है 30 से 40-45% हो जाता है। मतलब 25-30 घंटे बहुत होते हैं किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। आपकी लेकिन बैंड बच जाएगी सब करने में, बट आपको मदद बड़ी बड़ी मिलेगी। अब हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर की। देखो कंप्यूटर करने के तरीके समझो। कंप्यूटर करने का तरीका ये है कि कोई एक किताब, वन बुक, जहाँ से आप थ्योरी करोगे, ठीक, थ्योरी करोगे वहाँ से। मैं आपको दिखाता हूँ। मान लेते हैं कि ये एक बुक है, RBE करके लिखा हुआ है इन्होंने, 163 पेज हैं इसमें। तो इसमें और किताबों में अंतर क्या होता है कि किताबें पढ़ना थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता है कि मुझे समय बहुत लग जाता है, लेकिन ये PDF अगर कोई पढ़नी होती है ना, तो हालांकि मेहनत बहुत लगती है मुझे, लेकिन किसी तरीके से मैं 10-15 घंटे लगा करके उसको कर डालता हूँ। तो जैसे ये किताब है, तो इसमें क्या करो तुम शुरू से जो है एक बार जो है पढ़ डालो। मतलब मोटी मोटी चीज़ें, जैसे कि एनियाक क्या है, फुल फॉर्म उसका पूछा जाता है कई दफ़ा, ठीक है। मतलब एक बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। और ये जो जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर ये सब पूछा जाता है, एक बार इसकी थ्योरी आप पढ़ डालो, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि आपने थ्योरी पढ़ ली। जब थ्योरी पढ़ लेते हो आप, तो उसके बाद आपका काम है कि MCQ सॉल्व करो। अब आपके पास सवाल ये आना चाहिए कि MCQ हम कहाँ से सॉल्व करें इसके। तो मैं आपको जो है MCQ के वो बता देता हूँ सोर्सेज, MCQ फॉर कंप्यूटर। क्योंकि ये लेवल 6 की जॉब है, तो क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आएंगे। देखो स्टैटिक पोर्शन से चीज़ें पूछते हैं वो लोग कई दफ़ा, ठीक है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, जनरेशन्स, चिप, वहाँ से, ठीक है। तो उसमें उसमें आप क्या करोगे, पहले स्टैटिक और डायनेमिक कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक पोर्शन आपसे पूछेंगे, दूसरा पूछेंगे डायनेमिक पोर्शन। अब देखो डायनेमिक पोर्शन में क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे। जो वर्तमान में नए नए टूल्स ये लोग बना रहे हैं, बहुत सारे टूल्स बना दिए, इतने सारे बना दिए कि हाँ मैं शुरू भी करूँ ना तो भी नहीं पूरे लर्न कर पाऊँगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपके पास। एग्जांपल मैं देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन आ सकता है। डायनेमिक कंप्यूटर में क्वेश्चन आ सकता है कि VEO ये क्या है और किसका है। इनको गूगल से बहुत प्यार है, गूगल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनाते रहते हैं लोग, ठीक है। तो ये जो भी है वीडियो मेकिंग टूल है गूगल का। नैनो बनाना ऑलरेडी पूछा जा चुका है, नैनो बनाना पढ़ लेना। मतलब बेसिकली ये सब जो करंट में रेलेवेंट चीज़ें हैं वो सब भी लोग पूछते हैं। देन एक बहुत फेमस रहता है अल्फ़ा फोल्ड, पता नहीं ऐसा करके कुछ नाम है, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स का डिज़ाइन बनाने में हेल्प करता है ये टूल, गूगल का टूल है ये, ठीक है। देन ग्रॉक के टूल का क्या नाम है, लाइक आई मीन एलॉन मस्क की जो कंपनी XAI, उसके कुछ टूल्स है, टूल्स हैं, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। ओपन AI की जो टूल्स हैं वो पता होने चाहिए, ठीक है। अमेज़ॉन का अगर कोई टूल है तो वो पता होना चाहिए। बेसिकली ये सब चीज़ें करंट वाली चीज़ें जो रहती हैं वो ये लोग पूछते हैं। तो ये हो गया करंट लाइक स्टैटिक और डायनेमिक वाला, कि ट्रांसलेशन टूल क्या है, वीडियो मेकिंग टूल्स, ऑडियो मेकिंग टूल्स, देन ये सब चीज़ें हो गई। अब देखो स्टैटिक में और क्या क्या आ जाती हैं, अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि फाइल एक्सटेंशन नेम आ जाते हैं, पोर्ट नंबर आ जाता है। देखो मैं, अरे अपने पास सिलेबस तो है, सिलेबस ही देख लेते हैं ना। सिलेबस कहाँ हो तुम, ठीक है। देखो ये अपने पास सिलेबस है पिछले वाला, ठीक है। अब इन्होंने लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखो CPU का ज़माना गया, अब CPU शायद से आपसे नहीं पूछेगा, लेवल 6 में CPU नहीं पूछेगा आपसे, आपसे पूछेगा GPU, ठीक है। GPU पूछेगा, क्वांटम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो पूछेगा। फॉर एग्जांपल आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताओ इंडिया की कौन सी क्वांटम, अभी क्वांटम एक टेस्ट किया गया था रिसेंटली, ठीक है, तो कौन सी कंपनी ने किया था उसका, ठीक है। बेसिकली क्वांटम फील्ड में जो भी डेवलपमेंट है इंडिया के वो पूछेगा आपसे। फॉरेन के जो डेवलपमेंट है, जैसे कि विलो चिप किसकी है, और लाइक गूगल की एक चिप है बड़ी फेमस, मेजोराना, ऑलरेडी UPSC में पूछा हुआ है तो इसमें पूछ सकता है, ठीक है, पूछा जा सकता है, रिपीट हो सकता है। EPFO में 20 क्वेश्चन आते हैं इसके, वो पढ़ लेना। देन उसके बाद अब ये मैं वो बता रहा हूँ कि MCQ सोर्सेज बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से तुम पहले यहाँ से वो कर लेना। देखो
पहला ये रहेगा कि कोई एक बुक लेना PDF, उसको बेसिकली मूर्खों की तरह पूरा पढ़ लेना। मूर्खों की तरह क्यों बोल रहा हूँ कि ज्ञानी लोग बोलेंगे कि छाँट-छाँट के पढ़ो। मैं बोलूँगा कि ज्ञानी लोगों की तरह छाँट-छाँट के मत पढ़ना। एक बार आप रीड कर लेना, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि हाँ भाई ये चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर मेमोरी वाला टॉपिक आता है तो ये पूछा जाता है, ठीक है? लेकिन ये जो जितने भी इन लोगों ने PDF बनाई हुई हैं, ये लोग क्या हैं, ये लोग बेसिकली हम लोगों की तरह सामान्य लोग हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं थिंकिंग रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेमोरी वाला टॉपिक रहेगा तो आपको परमानेंट मेमोरी बता देगा, प्राइमरी बता देगा, सेकेंडरी बता देगा, ईरोम, ईपीरोम, रोम, रैम ये सब बता देगा। वो SSD नहीं बताएगा। मुझे बहुत ख़राब लगा कि मेरे पेपर में SSD आया, मैं कर नहीं पाया उसको। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि जो सोर्सेज़ हम लोग रेफ़र करते हैं वो लोग जो है सिंपली कॉपी पेस्ट करते हैं किताबों से, ठीक है? इसलिए SSD नहीं कर पाया मैं, क्योंकि मैंने उसको कभी पढ़ा ही नहीं। हालाँकि अब मैंने उसका सॉल्यूशन ढूँढ लिया है कि क्या करना चाहिए था मुझे। खैर कोई बात नहीं। तो ठीक है, तो वो कर लेना वहाँ से, मतलब इंडिस्क्रिमिनेटली आप एक बार PDF पढ़ लेना। वहाँ से देखना कि कौन-कौन से हॉट टॉपिक्स रहते हैं जो पूछे जाते हैं। फिर साइमल्टेनियसली आप इसमें देखते जाना कि इसमें कौन-कौन से पॉइंट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लिखा हुआ है इसमें MS वर्ड, तो MS वर्ड में क्या करना पड़ेगा आपको? MS वर्ड खोल के देखना पड़ेगा कि हर एक पॉइंट कहाँ पे, लाइक बटन कहाँ पे है, उसके अंदर क्या है, और उसको अलग से आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कंप्यूटर के 2 कोर्स होते हैं, एक होता है O लेवल और एक होता है ट्रिपल सी। जनरली ये एलिजिबिलिटी के रूप में माँगे जाते हैं। तो उसमें जो कोर्स में कराया जाता है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं, वही चीज़ें ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछते हैं। आप समझो इस चीज़ों को, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लोग बीटेक किए हैं, तो बीटेक में हम लोगों को OSI लेयर और क्लास A, क्लास B, सबनेट मास्क ये सब चीज़ें वहाँ पढ़ाई गई थी। उसमें तो सही से नहीं पढ़े। तो वो चीज़ें ये लोग क्या करते हैं, वहाँ से उठाकर यहाँ पूछते हैं, यहाँ पूछते हैं। समझ रहे हो आप लोग? कोई आपको दे देगा आईपी एड्रेस, बोलेगा कौन से क्लास का आईपी एड्रेस है, तो वो सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो पहला काम ये करना कि एक PDF लेकर के उसको रीड कर लेना और साइमल्टेनियसली इसमें देखते जाना कि कौन-कौन से टॉपिक इसमें लिखे हुए हैं, उनको भी कवर करना है। मतलब मेहनत का काम है, ऐसा नहीं हो पाएगा कि आप कर लो, ठीक है? अगर आपको चीज़ें आती हैं ऑलरेडी तो आप अपने हिसाब से कर लेना। ये मैं अपना एक जनरल सेंस बता रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें करनी चाहिए किसी बच्चे को अगर कंप्यूटर प्रिपेयर करना है तो, ठीक है? अब जैसे डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, मैनेजिंग एन ईमेल, अब देखो सिर्फ़ इसने ईमेल लिखा हुआ है, ठीक है? और अभी मैं कौन सा पेपर पढ़ रहा था, कोई तो पढ़ रहा था। अब उसने सिर्फ़ ईमेल टॉपिक लिखा हुआ है, तो ईमेल में जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, हम लोग क्या पढ़ लेते हैं बताओ? हम लोग पढ़ लेते हैं कि CC क्या होता है, BCC क्या होता है, ईमेल ईमेल में ईमेल के लिए कौन-सा जो है बेसिकली हम प्रोटोकॉल कौन-सा फ़ॉलो करते हैं। ईमेल के अंतर्गत कई प्रोटोकॉल होते हैं, उनके एप्लीकेशंस क्या होते हैं। लेकिन जो एग्ज़ाम बनाने वाले होते हैं, कई दफ़ा डिफ़िकल्टी बढ़ाने के लिए वो क्या करेंगे, वो आपसे इंटरनल चीज़ें और भी पूछ सकते हैं कि ईमेल में किसी व्यक्ति को अगर आपको एक मतलब फ़ीचर होता है जिसको कहा जाता है मेल टू, ऐसा किसी क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ था कि मेल टू उसका आंसर था, ठीक है? पॉइंट ये है कि पहले PDF करनी है, दूसरा साइमल्टेनियसली इसके टॉपिक्स देखने हैं और हर टॉपिक के ऊपर आपको अलग से वीडियो देखने हैं और वीडियो पे निर्भर नहीं होना है। वीडियो पर निर्भर ना होने की जगह आपको क्या करना है, इसको क्रोम से पढ़ना है और गूगल AI से पढ़ना है, मतलब किसी AI से पढ़ना है। कैसे पढ़ोगे AI से? जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं, जैसे कि ईमेल हो गया और वेब ब्राउज़िंग हो गया, मतलब जो भी कोई भी टॉपिक आपको जो भी डिफ़िकल्ट लगे, AI के पास जाना, उसको बोलना कि इसके ऊपर मेरे को 10 क्वेश्चन पूछो, ठीक है? वो 10 क्वेश्चन पूछेगा आसान-आसान से, जो कि आप कर लोगे फटाक से। फिर क्या करना, फिर आप क्या करोगे, देखो मैं चीज़ें बता रहा हूँ सारी आपको करनी चाहिए। उसके अलावा जब आपको समय जैसा लगे उस हिसाब से आप कर लेना। पहला PDF कर लेना, साइमल्टेनियसली इसके टॉपिक्स कर लेना। अब उसके अलावा जो PYQ पूछा हुआ है, उसका कंपाइलेशन कोई ना कोई पब्लिकेशन ज़रूर पब्लिश करता है, उसको जाके खरीद लाना। और चीज़ें पैसे खर्च करने में मैं बता दे रहा हूँ फिर से कि कंजूसी नहीं करना, क्योंकि एक बार ये चीज़ें ले आओगे तो हमेशा के लिए हो जाएगी आपके लिए, और नहीं लाओगे ऐसा लगेगा कि यार पैसे खर्च हो जा रहे हैं और एग्ज़ाम ही तो है, अपन कर तो लेंगे, आसान क्वेश्चन आते तो आसान ही हैं, लेकिन यार 3-4 नंबर गलत हो जाते हैं ना, जैसे कि मेरा SSD गलत हो गया, मैं कर नहीं पाया, तो खलता है, मतलब कि ये टॉपिक उतना कठिन नहीं है, कैसे गलत हो जा रहे हैं? गलत नहीं होने चाहिए। एक क्वेश्चन और मैं गलत करके आ गया था कि टोकेनाइज़ेशन क्या होता है? तो टोकेनाइज़ेशन तो मुझे पता है, लेकिन उसने पूछा हुआ था टोकेनाइज़ेशन LLM के रेफ़रेंस में, ठीक है? तो वो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं गलत गलत हो गया मेरे से। ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए कंप्यूटर में, कंप्यूटर डूएबल है, आप कर लोगे। तो अब हम लोग वापस आ जाते हैं, इसमें सिलेबस देख लो, वहाँ से कर लेना। 3 चीज़ें करनी है, पहला PDF, दूसरा साइमल्टेनियसली सिलेबस, तीसरा MCQ।
MCQ कहाँ से करोगे, कोई एक कंपाइलेशन खरीद लेना। तो ये हम लोगों ने एक तरीके से हम लोगों ने इसके जो भी टीयर वन सिलेबस में जो चीज़ें हैं, ये टीयर 1 में 6 पार्ट हैं, हम लोगों ने 6 के 6 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। आप इसको इस तरीके से करिएगा और प्लीज़ इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। और इसमें 1-2 और बातें रहेंगी जो शायद मैं एग्ज़ाम देने के दौरान बता दूंगा, या अभी मैं बता दे रहा हूँ, और उसमें जब याद आएगा कुछ और तो वो बता दूंगा। ध्यान ये रखना है कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो कंप्यूटर में गलती नहीं करनी है। कंप्यूटर में मार्क्स चाहिए अपन को, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में मार्क्स चाहिए अपन को, गलत नहीं करने हैं उसमें, क्योंकि क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं आएगा। देखो, हिंदी तो आप कर भी लोगे किसी तरीके से, लेकिन इंग्लिश में अगर आपको किसी शब्द का अर्थ नहीं पता है, अगर इम्प्यून्ड का मतलब नहीं पता है, तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। बरसर्क का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे इंग्लिश में, ठीक है। तो इसलिए पहले से जब आप प्रिपेयर करके जाओगे ना, कि अपन जो है तैयारी करके जाएंगे भाई CGL में, कि कोई बुकलेट खरीद लोगे या फिर कहीं से PDF मैनेज कर लेना, किसी अच्छी कोचिंग वाले जो भी रहते हैं उनकी साइट पे जा करके देख लेना, कहीं ना कहीं कुछ तो मिल जाएगा अगर आप ढूंढोगे। तो इसका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जितना कर सकते हो, डेज के हिसाब से, आवर्स के हिसाब से दिमाग में सेट कर लो कि अपन को 3 दिन और 7×3 = 21, करीब करीब 3 दिन में आपको मेरे हिसाब से 21 से लेकर के 25 घंटे पढ़ने चाहिए एक एक सब्जेक्ट। और अब पहले मैं 7 दिन बोल रहा था, अब मैं 3 दिन बोल रहा हूँ या 4 दिन बोल रहा हूँ, क्यों? फ्रिक्वेंसी अपन को चाहिए कि 3 दिन पढ़ लिया, फिर 3 दिन बाद दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा, फिर 3 दिन में दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा, ताकि आप क्या करो, एग्ज़ाम होने से पहले कम से कम हर एक सब्जेक्ट है उसको कम से कम 2-2 बार उठा सको। ऑल राइट, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा रहेगी तो चीज़ें आपके दिमाग में बनी रहेंगी, ठीक है, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो बेसिक नॉलेज कंप्यूटर में गलत नहीं करना है, इंग्लिश में प्रयास करना गलत नहीं करो, पढ़ के जाना है यहाँ से। हिंदी भी थोड़ा सा पढ़ लेना, मतलब हिंदी वैसे कर लोगे लेकिन पढ़ लेना थोड़ा सा, ठीक है। और जो सारे बच्चे हैं जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है ना, आपका सिलेक्शन अगर रुकेगा तो मैथ्स की वजह से रुकेगा, उसको आप ठीक कर सकते हो। मैं नहीं कहता कि आपको 20 में 20 करके आने हैं, लेकिन 20 नहीं कर सकते हो तो 14 से 15 तो करके अइबे करो, समझे ना। वो कैसे कर पाओगे कि इसके जो जो भी मैंने पेपर उसमें शेयर किए हुए हैं, वो सारे पेपर जा कर के सॉल्व करो उसका मैथ्स का सेक्शन। और हर एक जो टॉपिक आइडेंटिफाई किया आपने, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट, जो भी टॉपिक है, मतलब मिश्रण, कंपाउंड इंटरेस्ट, और वही सब बट्टा एंड मार्कअप वगैरह, कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी है, धारा वाला क्वेश्चन, ये सब आइडेंटिफाई अगर आप कर ले रहे हो तो कम से कम उसमें इतनी मेहनत कर डालो कि हर एक टॉपिक पे कम से कम 25-25-30 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही के जाओ ना, ताकि वहाँ पर जाके ये तो ना लगे कि हम पढ़ के नहीं आए। बाकी जो होगा भगवान जी देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अपन जो है सुपरिटेंडेंट का टीयर 1 कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी टीयर 2 तब तक देखते हैं, मूड ठीक रहेगा तो मैं इसका बताऊंगा, लेकिन टीयर 1 इम्पॉर्टेंट था इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। जिसको भी लगता है कि प्लीज़ मुझे मेंस का बता दो, तो मेंस में सिर्फ 2 बातें इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं यहीं बता देता हूँ। जो लोग मेंस कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ 2 बातें हैं, चाहे किसी भी टीचर से पढ़ लो जा करके, चाहे कुछ भी, लेकिन ये 2 बातें जो मैं बता दे रहा हूँ वही आपको काम आएंगी। पहली बात ये है कि जो चीज़ें सिलेबस में लिखी हैं, जो आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ोगे वही मेंस में आएगा, पहली बात। और ये पेपर इतना अच्छा होता है भगवान की दया से कि 5 नंबर का क्वेश्चन अगर है तो उसके 2-3 पार्ट पिछली बार आए थे, इस बार क्या आएगा नहीं पता है मुझको। अगर ऐसा आता है तो बहुत आसान रहेगा और आप कर लोगे। 5 नंबर के क्वेश्चन में 2 पार्ट दे देंगे, 3 पार्ट दे देंगे, तो आपको आंसर लिखना बहुत आसान रहेगा। कम से कम जो भी है 3-4 लाइन लिख देना आंसर की, जो सवाल पूछा वो आंसर कर देना और नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसमें सिर्फ ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी। उसको अगर करना है तो आप, वैसे तो मैंने एक इनिशिएटिव शुरू किया हुआ था, लेकिन मैं जल्दबाजी में नहीं चीज़ें पोस्ट करना चाहता हूँ कि मतलब ऐसे पोस्ट कर दे रहा हूँ। मैं उनको सिर्फ रीड नहीं करता हूँ, मैं उनको समझने की कोशिश करता हूँ और उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ओवरऑल आपके एग्ज़ाम होते होते जितना भी है वो PYQ एक बार मैं करवा दूँगा, लेकिन आपको जो है खुद से भी कर लेना है। कहाँ से करोगे? M लक्ष्मीकांत से इसका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कर लेना। और ये सिर्फ मैं सुपरिटेंडेंट के लिए बता रहा हूँ, असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए नहीं बता रहा हूँ। उसके लिए मैं खुद फिगर आउट करूँगा और मैं देखूँगा कि क्या है। वो तो मैं वैसे भी पास नहीं कर पाऊँगा शायद से, लेकिन अगर पास कर लेता हूँ तो बहुत मज़ा आ जाएगा।
लेकिन तो असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए इसीलिए मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ अभी, क्योंकि भाई बेवजह में ज़्यादा मैं हीरो नहीं बनना चाहता। बाकी चीज़ें जो मैंने कर लिया है उसमें मैं बताने में कॉन्फिडेंट हूँ, हालाँकि वो भी बता सकता हूँ मैं, लेकिन पहले खुद तो करूँ भाई, तब तो बताने में मज़ा आए, है ना? बाकी करो, जिसको जो दिक्कत आएगी आप मुझे पूछो, मैं बता दूँगा, और बस काम करो मतलब, ठीक है? अभी मैं धीरे कुछ दिनों में वीडियो डालना भी थोड़ा-सा कम कर दूँगा, क्योंकि इस चक्कर में मैं सही तरीके से स्टडी नहीं कर पा रहा हूँ यार, और मुझे डाँट पड़ रही है घर से। बोल रहे हैं कि बड़ा जो है बन रहा है यूट्यूबर, ऐसे करके तमाम सारी बातें मिल रही मुझे। तो ये सब चीज़ें रिस्क भरी चीज़ें हैं। खैर कोई बात नहीं, ज़िम्मेदारी ली है तो निभानी पड़ेगी। तो ये हम लोगों ने जो है क्या कर दिया, हम लोगों ने सीबीएसई सुपरिटेंडेंट का टियर 1 कैसे क्लियर करना है उसके ऊपर डिस्कशन कर लिया है, ठीक है? और मेंस में 2 चीज़ें, आंसर राइटिंग लोड नहीं लेना, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन देगा, आपको नॉलेज चाहिए होगी बस आंसर करने के लिए। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपकी इच्छा है पढ़ने की तो आप पढ़ लेना लक्ष्मीकांत से, ठीक है? तो आपका ये जो है चीज़ हो जाएगा। बट फिलहाल के लिए पहले टियर 1 क्लियर करो, उसके बाद देखते हैं आगे का क्या करना है, ठीक है? तो ठीक है, मैं हम इसको जो है कंक्लूड करते हैं। और मैं एक बात और कहूँगा आपसे कि यार कभी-कभी देखो कैसे एनर्जी डाउन क्यों हो जाती है, नेगेटिविटी क्यों हो जाती है, वो इसी वजह से हो जाती है यार कई दफ़ा कि रिस्पॉन्स जो होता है ना, रिस्पॉन्स आपको मोटिवेट करता है। बट बट ये है कि मैं खुद से यही यही खुद को सिखाता हूँ, जैसे कि अगर मैं आपके लिए मेंटर हूँ, तो आपको मैं बताऊँगा कि यार डरने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कि अगर कोई व्यूज़ नहीं आ रहा, कोई लाइक भी नहीं कर रहा, कोई चैनल भी शेयर नहीं कर रहा, तो उसमें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि मुझे थोड़ा-सा बुरा लग रहा था आज। आज क्या मुझे बुरा लगा कि मैंने एक वीडियो डाला, वीडियो किससे संबंधित है? वो वीडियो संबंधित है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो भी है, मैंने जो सिस्टम बनाया उससे संबंधित है। तो मैंने ये देखा कि सब लोग जो है रिक्वेस्ट कर दे रहे हैं कि हमको ऐड कर दो, और वो लोग ऐसे लोग हैं जो रिसोर्स चाहते हैं। रिसोर्स इकट्ठा करने में, चीज़ें करने में मेहनत लगती है यार, एक्स्ट्रा मेहनत लगती है। ऐसा नहीं है कि कैमरा खोला और जो है बना दिया वीडियो, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मेहनत लगती है, ख़ासकर मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो मज़े की मेहनत लगती है, क्योंकि जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं पब्लिक में उससे संतुष्ट नहीं होता हूँ मैं, तो मैं एक्स्ट्रा करने की कोशिश करता हूँ हमेशा, तो उसमें थोड़ी-सी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो भाई वीडियो लाइक नहीं करना है उनको, किसी ने नहीं लाइक किया है, और रिक्वेस्ट कर दे रहे हैं कि मुझे उसमें ऐड कर दो। मेरे तो अब क्या बताऊँ, थोड़ा-सा नेगेटिव फीलिंग आ गई थी। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें मुझे भी सीखनी है। मैं कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूँ कि बहुत ज्ञानी व्यक्ति हूँ या बहुत समझदार व्यक्ति हूँ, नहीं हूँ मैं। बट मैं धीरे-धीरे प्रयास कर रहा हूँ कि ठीक है, विवेकपूर्ण निर्णय लूँ मैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, लाइक करें ना करें, मेरी ज़िम्मेदारी का हिस्सा था कि मैंने कहा था कि कर दूँगा, तो फिर मैंने कर दिया, बात ख़त्म। तो हम लोगों ने ये टियर 1 डिस्कस कर लिया है, और मैं आपको कहूँगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, और एज़ सच स्टडी से रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत हो, कोई चीज़ ना समझ में आ रही, कोई टॉपिक आपको लग रहा हो कि आप कैसे करोगे, चीज़ें समझो। मैं कंटेंट नहीं बताने के लिए बैठा हूँ यहाँ पर, और मैं पीडीएफ देने के लिए भी नहीं बैठा हूँ मैं, ठीक है ना? वो सब आपका काम है ढूँढने का। मैं यहाँ पर आपको गाइड करने के लिए चैनल चलाया हूँ मैं, कि बाकी तो सब ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, ढेर सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, पीडीएफ पड़ी हुई, टेलीग्राम में ढूँढो सब मिल जाएगा आपको, ठीक है? बट गाइड नहीं मिलता है आपको कि क्या करूँ? तो गाइड कैसे? हर एक सब्जेक्ट लिखना अपना, और उसमें लिस्टिंग क्रिएट करना कि अपन को ये करना, ये करना, ये करना। मान लेते हैं 10-15 लिस्ट बना लोगे आप, फिर क्या करोगे, उसमें पढ़ोगे उन चीज़ों को जा कर के, ठीक है? तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर है, मैंने चूँकि बता तो दिया है आपको, पर मैंने मोटा-मोटा बताया है, और बारीक-बारीक चीज़ें मैं बता भी नहीं सकता हूँ। तो बारीक-बारीक चीज़ें करने का काम किसका है? आपका काम है। जब मान लेते हैं कि आपने कुछ मेहनत करी, मान लेते हैं कि आपने कंप्यूटर में बारीक चीज़ों को करने के लिए कुछ मेहनत करी आपने, ठीक है? तो आपने कुछ लिस्टिंग तैयार करी, तो आप क्या करोगे कि हाँ, ठीक है, ये चीज़ यहाँ से कर ली, यहाँ से कर ली, यहाँ से कर ली। उसमें जब कहीं पे आप मुश्किल में फँसोगे कि भैया मैं ये चीज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अब मैं इसको ये वाला हिस्सा नहीं कर पा रहे हूँ, तो इसको कैसे करूँ मैं? तो वहाँ पे कुछ मुश्किल आएगी, तो वो मैं बताने के लिए बैठा हूँ कि हाँ यार, ये वाले क्वेश्चन जो हैं वहाँ से आते हैं, ठीक है ना? हाँ, जैसे कि इसमें मेरे मुँह से नहीं निकला, और आप शायद ना ध्यान दो कि डीबीएमएस वाला जो पार्ट होता है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट वाला, वो भी कंप्यूटर का हिस्सा है, वो भी आता है, ठीक है? और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो फाइनेंशियल कंप्यूटर जो होता है वो आता है इसमें, एप्लीकेशंस जो होते हैं वो आते हैं, जो शॉर्टकट्स होते हैं कीज़ के, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, उनके जो शॉर्टकट कीज़ होते हैं, और उनमें कौन सी बटन कहाँ पे होती है। जैसे कि हम लोगों में एक्सेल रेफरेंसिंग वाला क्वेश्चन है, वो आया था। तो आप में और मुझ में क्या अंतर है, अगर आपको भी पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो आज पता चल जाएगा।
सेल रेफरेंसिंग वाला एक क्वेश्चन है जो कि पूछा गया अभी हाल ही के शायद ईपीएफओ के पेपर में पूछा गया, लेकिन वो क्वेश्चन ऑलरेडी कहीं पूछा जा चुका है जो कि मैंने पढ़ा था। वो मेरे यूपी ट्रिपल एससी के एक पेपर में आया हुआ था, सेल रेफरेंसिंग का बीपीओ वाले एग्जाम में आया था, ठीक है। तो ये चीज़ें रहती हैं कि जो वो मुझे पता है वो शायद आपको ना पता हो, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी सब्जेक्ट का क्या करोगे, तैयारी जब करोगे तो तैयारी करो, जो चीज़ें मैंने बता दी वैसे करो, और उसमें लिस्टिंग की एक क्रिएट करो, माइक्रो लिस्टिंग, और उनको करते जाओ करते जाओ करते जाओ। फिर ठीक है, उसमें फिर बेसिकली इस तरीके से करो, फिर जहाँ पे मुश्किल आए आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो। इस तरीके से पढ़ाई करो, बाकी मस्त रहो और ठीक है, क्रैक करो यार इसको। नए साल में जो है एक नौकरी निकालनी है। आज मैंने एक पोस्ट डाली जिसका थंबनेल मैंने डाला हुआ है कि नए साल में एक नौकरी निकालनी है। नौकरियां इस साल आने वाली हैं कई सारी, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट एंड डू वेल। और यूपीएससी 0 to 1 फैमिली में आप सभी का हमेशा स्वागत रहेगा। कोई दिक्कत है कभी भी आए, आप मेरी पोस्टिंग जहाँ पर भी होगी आप वहाँ पर आके मिल सकते हो, और कोई भी दिक्कत आए आई एम अवेलेबल फॉर यू ऑल, ठीक है। तो मैं वीडियो कंक्लूड करता हूँ, धन्यवाद।